नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। नागरिकों के हितों की रक्षा और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना है स्वतंत्रता का मकसद। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, आपातकाल के दौरान खतरे में पड़ी थी पत्रकारिता की आजादी। सनसनीखेज जर्नलिज्म से बचने की दी सलाह। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बैठकों का दौर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज और केंद्र सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद को सुचारू रूप से चलाने सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। शीतकालीन सत्र में 27 नए विधेयकों को लाने की तैयारी। 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। राज्यसभा के 250वें सत्र को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू कल करेंगे सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक। राज्यसभा के 250वें सत्र को यादगार बनाने के लिए चल रही है तैयारियां। सेंट्रल हॉल में होगा विशेष आयोजन। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की अधिसूचना जारी। 8 जिलों के 17 निर्वाचन क्षेत्रों में 12 दिसंबर को होगा मतदान। पहले चरण में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। 5 चरणों में होने वाले चुनावों के बाद 23 दिसंबर को आएंगे नतीजे। श्रीलंका में 7वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान हिंसा। बंदूकधारियों ने उत्तर पश्चिम श्रीलंका में अल्पसंख्यक मतदाताओं को ले जा रही बसों के काफिले पर चलाई गोलियां। कोई हताहत नहीं। मुख्य मुकाबला पूर्व रक्षा सचिव गोथाबाया राजपक्षे और मंत्री शाजिद प्रेमादास के बीच। रविवार तक परिणाम आने की संभावना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आजादी की लड़ाई में प्रेस की भूमिका को याद किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। प्रेस ने आजादी की लड़ाई में लोगों को जागरूक करने का काम किया। Press has been playing an outstanding role in empowering the people. The press played a pioneering and stellar role in inspiring the masses to fight against the British during the freedom struggle and in strengthening the democratic foundations in the country since independence. The nationalist role played by the newspapers and journals contributed in no small measure to influencing and molding the public opinion during the freedom struggle. उपराष्ट्रपति ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान प्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल के दौरान भी रामनाथ गोयनका जैसे पत्रकारों ने अपने दिल से काम किया और इसका जमकर विरोध भी किया। During the emergency, barring few exceptions like the Indian Express, the Statesman, the Mainstream and some more newspapers, the response of the Indian press by and large was muted during the emergency. The blank editorial published by the Indian Express during the emergency under the leadership of Sri Ramnath Goenka ji was perhaps one of the strongest protests ever published against censorship in India. It spoke more loudly than any words could have. When asked about his fight for the truth in the face of stiff resistance, Sri Ramnath Goenka ji was reported to have said, "I had two options, to listen to the dictates of my heart or my purse. I choose to listen to my heart." This is what he has said. उपराष्ट्रपति ने खबरों को सनसनीखेज बनाने और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर खबर दिखाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का एकमात्र सिद्धांत ये है कि वो निष्पक्ष, सटीक और संतुलित जानकारी प्रस्तुत करे।
news and views are being clubbed together. That is the problem. They should be easily distinguishable. You have got every right to convey your views, but first you must all convey the news. The cardinal principle of journalism is to present fair, objective, accurate, and balanced information to the reader and viewer without journalists assuming the role of the gatekeepers. Information should be pure, should be original. We, the Indian press, must protect the interest of India, promote the interest of the country, propagate the values and virtues of our system. वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी प्रेस की आज़ादी पर बात की। उन्होंने कहा कि प्रेस की आज़ादी पर आंच 1975 में आई थी। इसके खिलाफ देश भर के लोगों ने लड़ा था। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रेस को स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ मिलती है। आजादी के बाद ये खत्म हुआ, एक तरह से प्रेस समाप्त आजाद हुआ, लेकिन एक ही बार उस पर आंच आई 1975 में। मेरे पिताजी लोकमान्य तिलक जी के केसरी में पत्रकार थे। 25 जून को उनका नाइट शिफ्ट था और वो 26 को सुबह घर आते ही उन्होंने कहा कि आज तो अजीब हो गया। एक पुलिस अधिकारी आकर बैठा और उसने कहा सारे न्यूज पहले मुझे दिखाना है, वो देखकर हम मंजूर करेंगे, वही न्यूज जाएंगे। यह आजादी खत्म करना यानी विचार की आजादी, बाकी स्वतंत्रता खत्म करना जैसा था। और इसलिए हमने लड़ाई लड़ी। विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता थे, नेता थे उस समय, और हमने लड़ाई लड़ी और देश के लाखों लोगों ने लड़ी। उस समय कुछ समाचार पत्रों ने बहुत अच्छा एक धैर्य दिखाया, एक धाड़स दिखाया, लेकिन अनेक समाचार पत्र मैं देख रहा था कि ऐसे नहीं थे, वो झुक गए। तो इसलिए प्रेस को सही में खुद की कीमत समझने का ये दिवस है और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने का भी दिवस है, क्योंकि कोई भी फ्रीडम मुफ्त में नहीं होता। इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के मौके पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कई पत्रकारों को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने राजस्थान पत्रिका के समूह अध्यक्ष गुलाब कोठारी को प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार से नवाजा। वहीं ग्रामीण पत्रकारिता के लिए दैनिक भास्कर के मंडी संवाददाता संजय सैनी और इंडिया टुडे के समूह संपादन निदेशक राज चेंगप्पा को संयुक्त रूप से सम्मानित किया। विकास संबंधी रिपोर्टिंग की श्रेणी में शिव स्वरूप अवस्थी और कालीकट से प्रकाशित मातृभूमि के उपसंपादक अनु अब्राहिम को पुरस्कृत किया गया। उपराष्ट्रपति ने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए इंडियन एक्सप्रेस के कृष्ण कौशिक और संदीप सिंह को पुरस्कार दिया। फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में मातृभूमि के वरिष्ठ फोटोग्राफर पीजी उन्नी कृष्णन और न्यूज फोटोग्राफर ईएस अखिल को पुरस्कृत किया गया। वहीं उपराष्ट्रपति ने खेल पत्रकारिता की श्रेणी में हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार सौरभ दुग्गल को सम्मानित किया। इसके अलावा कई और पत्रकारों को भी पुरस्कृत किया गया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संसद को सुचारू रूप से चलाने और अन्य गंभीर मुद्दों पर विचार करने के लिए चर्चा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने भी 17 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में 18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान कई अहम बिलों पर चर्चा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा।
18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार लंबित कुछ अहम विधेयकों के साथ 27 नए विधेयकों को पास कराने की तैयारी में है। इसमें नागरिकता संशोधन बिल के साथ व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल भी शामिल है। नागरिकता संशोधन बिल के कानून बनने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल की बजाय महज 6 साल भारत में गुजारने और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। इस बिल को जनवरी 2019 में लोकसभा में पास कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो सका। लोकसभा भंग होने के साथ ही ये बिल रद्द हो गया। ऐसे में मोदी सरकार एक बार फिर से इस बिल को लाने की तैयारी में है। वहीं डेटा सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल लाया जाएगा। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल भारत में डेटा सुरक्षा कानून को मजबूत करने और व्यक्तियों को निजता संबंधी अधिकार देने पर जोर देती है। राज्यसभा के 250वें सत्र की तैयारियों को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सभापति ने 17 नवंबर को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संविधान सभा के 70 साल पर होने वाले कार्यक्रम की चर्चा भी होगी। साथ ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श होगा। और आगे बढ़ते हैं। सोमवार से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और इस दौरान राज्यसभा का ये 250वां सत्र होगा। राज्यसभा के अब तक के शानदार सफर को ध्यान में रखते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू की पहल पर 250वें सत्र को विशेष तौर पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा का 250वां सत्र कई मायनों में खास होने वाला है। सदन के पहले कार्य दिवस पर राज्यसभा के महत्व और सफरनामे पर दिन भर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं, अथराइज सीटें हैं, और ये हमारा 250वां सेशन है। तो इस हिसाब से ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है हमारा, और इस सत्र को हम उसी ढंग से इस बार सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस सेलिब्रेशन की शुरुआत जो राज्यसभा का प्रथम दिवस होगा सेशन का, उस दिन इस राज्यसभा के महत्व में, उसकी भूमिका और आने वाले कार्यों में और क्या सुधार इसमें लाया जा सकता है, इस पर एक चर्चा रखी गई है जिसमें सभी माननीय सदस्यगण भाग ले सकेंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसदों, पूर्व सांसदों के साथ संवैधानिक जानकारों के लेखों को समाहित करके एक विशेषांक भी तैयार किया गया है, जिसे सभापति एम वेंकैया नायडू 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर जारी करेंगे। राज्यसभा के 250वें सत्र के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 250 रुपए का स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी किए जाने का कार्यक्रम है। इस अवसर पर एक कमेमोरेटिव कॉइन और एक कमेमोरेटिव स्टैम्प हम निकालने जा रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संभावना है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में उसको रिलीज़ करके और उसकी प्रथम जो प्रति होगी वो हमारे अध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति जी को वो सौंपेंगे। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है और देश में कानून निर्माण में उच्च सदन की विशेष भूमिका होती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने 1952 में अपने गठन से अब तक कानून निर्माण में इसकी विशेष योग्यता, उसके साथ साथ उच्च स्तर की बहस को लेकर अपनी क्षमता को बार बार साबित किया है और इस 250वें सत्र के जरिए राज्यसभा की इसी विशेषता को लेकर कई आयोजन भी किए जा रहे हैं और इन आयोजनों के जरिए ये दिखाने की कोशिश है कि राज्यसभा के 250वें सत्र का ये सफरनामा इसको कितना खास बनाता है। संसद भवन से कैमरामैन योगेश के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना की गई है। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद दूसरे चरण के लिए 7 दिसंबर, तीसरे चरण के लिए 12 दिसंबर, चौथे चरण के लिए 16 दिसंबर और आखिरी चरण के लिए 20 दिसंबर को मतदान होगा, जिसके बाद 23 दिसंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। विधानसभा चुनावों के
लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में बीजेपी ने 3 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आकाशवाणी के नए सभागार रंग भवन का उद्घाटन किया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये सभागार सभी कलाकारों के लिए मुक्त द्वार होगा। इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी सभागार के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आकाशवाणी के नए सभागार रंग भवन का उद्घाटन किया। बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन समारोह में शिरकत करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने आकाशवाणी और खुद के 5 दशक पुराने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वैसे तो देश के विकास का पैमाना यहाँ की अर्थव्यवस्था और विज्ञान पर आधारित होता है, लेकिन देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिहाज से ये सभागार काफी महत्वपूर्ण है। यही तो प्रसव भूमि है और इसीलिए ये आकाशवाणी भवन भी सभी कलाकारों के लिए कभी भी आकर अपनी मन चाहे बातें करने के लिए और वो यहाँ काम करने के लिए आपको मुक्त द्वार है, ये मैं आज घोषित करना चाहता हूँ। आकाशवाणी के नवनिर्मित सभागार का पहला कार्यक्रम श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव को समर्पित था। कार्यक्रम में प्रकाश जावड़ेकर ने गुरवाणी के डिजिटल संस्करण का विमोचन भी किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर दुनिया को मानवता का संदेश दिया। Guru Nanak Ji's teachings are very important for our harmonious and democratic existence. Guru Nanak Ji preached universal brotherhood, communal harmony, egalitarian spirit, and the need for everyone to care for the less privileged. I do believe that all these values are embedded in the constitution that our founding fathers have given us. वहीं ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक ने नवनिर्मित सभागार के उद्घाटन कार्यक्रम को प्रसार भारती के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। इस दौरान पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने गाना गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, हम सब है भाई भाई। आज प्रसार भारती के इतिहास में एक ये स्वर्णिम अध्याय है। चमकता हुआ अध्याय इसलिए है कि हमें खुशकिस्मती से वो वक्त मिला है इसके उद्घाटन के लिए जबकि हम सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव को पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से हिंदुस्तान भर में मना रहे हैं। आकाशवाणी के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस सभागार में 465 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 15 महीने में करीब 22 करोड़ की लागत से ये सभागार बनकर तैयार हुआ है। इस दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी और सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। आयकर ट्रिब्यूनल ने राहुल गांधी की यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि ये वाणिज्यिक संगठन है। इसका मतलब है राहुल गांधी के खिलाफ 100 करोड़ का आयकर केस फिर से खुलेगा। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि ट्रस्ट की ओर से ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो इस चैरिटेबल की श्रेणी में आए। यंग इंडिया को वरिष्ठ कांग्रेस नेता नियंत्रित करते हैं, जिसमें गांधी परिवार भी शामिल है। ये समूह नेशनल हेराल्ड अखबार चलाता है।
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में आज सुबह भी एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 300 रहा। इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। एनजीटी और ईपीसीए के आदेशों के बाद उठाए गए कदमों के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हुआ। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 और गाजियाबाद में 438 दर्ज किया गया। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने की समस्या और सीने में जलन हो रही है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और बढ़ते तापमान का सबसे अधिक असर भारत में बच्चों पर पड़ रहा है। द लासन जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण, लू और कुपोषण के चलते बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। शिशु और छोटे बच्चे कुपोषण और सांस से होने वाली बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। उन्हें प्रतिरोधक क्षमता की कमी और शारीरिक विकास से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। खासतौर पर नवजात भारत में विशाल आबादी, स्वास्थ्य सेवा में असमानताओं, गरीबी और कुपोषण की उच्च दर के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण उनके स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। लॉसन काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी 41 प्रमुख संकेतकों पर सालाना विश्लेषण है। ये सालाना परियोजना विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक सहित 35 संस्थानों के 120 विशेषज्ञों के सहयोग से चलाई जा रही है। आज से दिल्ली में आदि महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली हाट में 30 नवंबर तक चलने वाले आदिवासी कलाकारों के महाकुंभ का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कार्यक्रम में 27 राज्यों के आदिवासी शिल्पकार और कलाकार शिरकत कर रहे हैं। पहली बार इस महोत्सव में लेह के आदिवासी कलाकारों द्वारा तैयार उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। महोत्सव में प्रदर्शनी के साथ साथ बिक्री के लिए हस्तशिल्प कलाकार, चित्रकारी, वस्त्र, आभूषण के करीब 210 स्टॉल बनाए गए हैं। इस बार के आदिवासी महोत्सव का उद्देश्य वाणिज्य को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की प्रक्रिया से बढ़ाना है। महोत्सव में हस्तशिल्प के अलावा आदिवासियों के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कौशल को भी पेश किया जाएगा। और गोवा में वायुसेना का MiG-29 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। विमान के उड़ान भरते ही इंजन में आग लग गई, जिस वजह से ये हादसा हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि वक्त रहते दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। इससे उनकी जान बच गई। भारतीय नौसेना के मुताबिक जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वो फाइटर जेट का ट्रेनर वर्जन था। इंदौर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की स्थिति मजबूत हो गई है। भारत ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 493 रन बनाकर घोषित कर दी और इस तरह टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 343 रन की बढ़त हासिल हुई। तो वहीं जवाब में उतरी बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी के दौरान 6 विकेट खोकर 169 रन बना लिए हैं और वो भारत से अभी 174 रन पीछे है। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट हासिल किए हैं, जबकि उमेश यादव और ईशांत शर्मा ने एक विकेट हासिल किया। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। पुरुष एकल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के ली चियोक यू से होगा। श्रीकांत इस टूर्नामेंट में इकलौती भारतीय चुनौती हैं। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान चीन के खिलाड़ी के चोटिल होकर हटने के कारण उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट में सर्वसम्मति से सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को मान्यता देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव अमेरिका के इंडियाना प्रांत के रिपब्लिकन सीनेटर टोड यंग और मैरीलैंड के डेमोक्रेटिक सीनेटर बेन कार्डिन द्वारा पेश किया गया। ये सिख धर्म पर अपनी तरह का पहला प्रस्ताव है जो अमेरिकी सीनेट ने पारित किया है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर के सिख समानता, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण के मूल्यों और आदर्शों के अनुसार जीते हैं, जो उनके सबसे पहले गुरु नानक देव द्वारा प्रचारित किया गया था। सीनेट के प्रस्ताव में अमेरिका में उनके योगदान के लिए 4 प्रतिष्ठित सिखों दलीप सिंह सोन, डॉक्टर नरिंदर कपानी, दिनार सिंह बेंस और गुरिंदर सिंह खालसा का भी उल्लेख किया गया है। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम को 5 बजे तक चलेगा। मैदान में कुल 35 उम्मीदवार हैं। अभी तक करीब 50% मतदान हो चुका है। 12,000 मतदान केंद्र खोले गए हैं। ईस्टर के दिन हुए बम धमाकों के बाद हुए राजनीतिक ध्रुवीकरण और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए श्रीलंका के भविष्य के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव में पूर्व रक्षा मंत्री गोटाबया राजपक्षे और सत्ताधारी दल के उम्मीदवार सजीत प्रेमदासा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं चुनाव के दौरान कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उत्तर पश्चिम श्रीलंका में अल्पसंख्यक मतदाताओं को ले जा रही बसों के काफिले पर गोलियां चलाई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश भर के मौसम के हाल पर।